हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, एक ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका एयरफोर्स नेवी और एनडी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं हर पेपर में। उसका नाम है ऊर्जा, जो हीट है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है इसमें एक एक छोटी सी बात होती है, फॉर्मूला ही मान लीजिए आप इसको, जो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में क्या संबंध होता है। तो उसमें जो संबंध है वो इस प्रकार से लिखा गया है कि मतलब आप इसको आप अगर रट नहीं सकते तो आप किस प्रकार से देखोगे कि इसमें जो होता है वो होता है जैसे सेंटीग्रेड। आपको क्या लिख लेना है, सेंटीग्रेड लिख लेना है। और सेंटीग्रेड का लोअर वैल्यू कितना होता है, 0। सेंटीग्रेड कितने से स्टार्ट होता है, 0 से। तो सेंटीग्रेड माइनस 0 बटा उसमें कितने टोटल पैमाने होते हैं, 100 इक्वल्स टू केल्विन, उसका छोटे छोटा 273 बटा 100 एंड फ़ारेनहाइट होता है, उसका छोटे छोटा होता है 32 और उसमें टोटल पैमाने होते हैं 180। इसी प्रकार र्यूमर में होता है र्यूमर माइनस 0 बटा 180, सॉरी 80 ओनली। हाँ, तो अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे पूरे डिटेल में, क्वेश्चन भी करेंगे अपन इससे। इन सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इससे अगले वीडियो में क्वेश्चन भी ले आऊँगा। तो अब सबसे पहले बड़ी बात आती है कि जो परम शून्य ताप होता है वो क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है जो इस चीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो परम शून्य ताप होता है उसको अपन 0 केल्विन बोलते हैं और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपका परम शून्य ताप है वो कितना होता है। और फिर अपन बात करते हैं जो अल्फा होता है वो होता है रेखीय प्रसार गुणांक। मतलब कोई भी धातु मान लीजिए आप, कुछ मान लीजिए, उसमें रेखी मतलब एक तरह से लीनियर उसमें प्रसार हो रहा है। और क्षेत्रीय प्रसार को अपन कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा, आयतनीय प्रसार गुणांक को अपन कहते हैं गामा। और अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, मतलब इनका जो रेशियो होता है उनमें संबंध भी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो मैंने मेरे वीडियो जो उनमें मैंने लिखा था अल्फ़ा बीटा और गामा का एक क्वेश्चन भी पूछा था। उसमें जो 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उनमें किया था हमने। तो अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1:2:3। ठीक है, अब आगे बात आती है उष्मा में परिवर्तन। तो उष्मा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है डी क्यू एफ डेल क्यू। मान लीजिए आप एम एस डी टी। एम होता है उसका जो कोई भी पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान, एस होता है उसकी विशिष्ट उष्मा, dt होता है टेम्परेचर में परिवर्तन। तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक सबसे अच्छी बात निकल के क्या आती है इसमें, सबसे अच्छी बात निकल के आती है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाती है, क्या, जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाती हैं तो दोनों का तापमान क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों वस्तुएं, मान लो ये दो वस्तुएं, इसके ये T1 ताप पे है, ये वस्तु है ये T2 ताप पे है। अब यदि अपन इसको संपर्क में रख देंगे तो इनका जो टेम्परेचर है वो अपन T मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, T। तो क्या कहेंगे अपन कि इन दोनों के बीच में जो ऊष्मा है वो भी क्या हो गई, सेम हो गई। जो ऊष्मा मतलब इससे इसने ली है फिर इससे इसने ली, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा। अब आगे अपन करें तो Q1 बराबर Q2 करेंगे अपन। तो इसका यदि M1 है और इसका M2 है द्रव्यमान, इसकी विशिष्ट ऊष्मा S1 है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा S2 है। तो M1 S1 T माइनस T1 कर दीजिए, चाहे T1 माइनस T कर दीजिए। तो T1 माइनस T इक्वल्स टू M2 S2 T माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि एक ताप अधिक होगा एक ताप कम होगा। तो इस प्रकार से इसमें एक ये भी बात निकल के आती है। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपको दो पदार्थों एक दे दिया जाता है जो आपका इनको कह देंगे दो पदार्थ संपर्क में रखे हैं, प्रत्येक की विशिष्ट ऊष्मा ये है और इनका तापमान ये बता दिया जाएगा। तब आपको पूछेंगे कि उनके जोड़ने के पश्चात, उनको संपर्क में लाने के पश्चात जो नेट टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, T1 की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होती है, इसको मतलब क्यों बोल रहे हैं अपन इसको। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है M × L। L जहाँ पे क्या होता है,
जो गुप्त ऊष्मा का गुणांक होता है, इसको अपन गुणांक बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एम के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपन इसमें छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे आता है अपना स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। जो स्थिर आयतन होती है उस पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, उसको अपन सीवी बोलते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को अपन सीपी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। सीपी व सीवी बोलते हैं। अब सीपी व सीवी में भी संबंध मैं आपको यहीं पे बता दूं। सीपी व सीवी में दो संबंध बोलते हैं अपन, सीपी माइनस सीवी बराबर आर एंड सीपी बटा सीवी बराबर गामा। ये दो होते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर एंड सीपी बटा सीवी बराबर गामा। फिर आता है अपना कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन होता है जो सीपी माइनस सीवी बराबर आर था, इसको अपन मेयर संबंध बोलते हैं, मेयर रिलेशन। तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछ लिया जाए कि निम्न जो ऑप्शन है उनमें मेयर संबंध कौन सा है, मेयर रिलेशन कौन सा है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको क्या टिक करना है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर आपको टिक करना है, ठीक है। अब कार्नो इंजन की दक्षता होती है, दक्षता तो आपको पता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होती है, यानी आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। इन मतलब जो कार्य जो इंजन द्वारा किया जाता है वो बटा जो ऊष्मा इंजन को दी जाती है वो। तो यहाँ पे W क्या है, जो कार्य था, और Q1 क्या था, जो ऊष्मा दी जाती है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें शुरुआत से लेकर, उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका वीडियो भी बना देंगे, पूरा डेरिवेशन T1 माइनस T2 बट्टा T1, ठीक है। अब जो आगे हमारा पॉइंट आता हुआ था ऊष्मा संचरण। फिर जो अगला अपना इंपॉर्टेंट आता हुआ था ऊष्मा का संचरण। तो ऊष्मा के संचरण पे भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसके मतलब किसका एग्जाम्पल है। तो पहला इसमें आता है चालन। चालन तो आप सभी जानते होंगे। चालन क्या होता है, चालन जैसे जो अपन बात करते हैं जो धातुओं में या फिर किसी भी अपन कोई भी पदार्थ बोलते हैं उसमें ऊष्मा का चालन होता है, अपन उसमें चालन बोलते हैं। जैसे धातु है उसको अगर आप एक सिरे को गर्म करोगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, ये चालन का ही एग्जाम्पल। संवहन, संवहन जैसे गैसों का गर्म होना और या फिर तरल का गर्म होना, ये बोलते हैं अपन। माइक्रो ओवन होता है उसमें संवहन विधि से ही जो खाना होता है वो गर्म होता है। फिर आता है विकिरण, जो सूर्य से मिलने वाली गर्मी या फिर अंगीठी से मिलने वाली आपको जो गर्मी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो क्या होती है, विकिरण होती है। तो ये इन एग्जाम्पल से आप बाकी एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। आगे आता है न्यूटन का शीतलन का नियम, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको टेम्परेचर में परिवर्तन दिया जाएगा, आपको वस्तु का टेम्परेचर भी दे दिया जाएगा और जो ऊष्मा में परिवर्तन वो भी दे दिया जाएगा। और के का जो मान होता है वो आपको 1 ले लेना है। और फिर आपको जो वायुमंडल है उसका तो आप पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी नोट, where T is equal to temperature of thing and T naught equals to temperature of atmosphere, okay। जो आगे बात पढ़ते हैं अपन वो छोटी छोटी कुछ बातें पढ़ेंगे, जिनमें क्या आता है एनटीपी पर 1 मोल के आदर्श गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है, तो आपको बता देना 22.4। और जब तंत्र कार्य करता है, जब तंत्र पर कार्य किया जाता है तब वो कार्य होता है वो धनात्मक होता है, और तंत्र खुद कार्य करता है वो होता है ऋणात्मक, यानी तंत्र पर जो कार्य किया जाता है वो पॉजिटिव होता है और तंत्र कार्य करेगा वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब 2000 सेंटीग्रेड ताप के मापन के लिए उपयुक्त तापमापी को क्या कहते हैं, वो गैस तापमापी होता है। मतलब 2000 सेंटीग्रेड इतना हाई टेम्परेचर यदि आपको माप करना है तो आपको गैस तापमापी का प्रयोग करना होगा। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, पायरो तापमापी द्वारा मापा जाता है। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है, आयतन पहले कम होगा बाद में बढ़ेगा। क्या होगा, यानी 0 डिग्री ये मान लीजिए आप और 10 डिग्री ये है और 10 डिग्री ये है, तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो जो आयतन है वो कम होगा उसके बाद में बढ़ेगा। तो गर्म करने पर पहले कम बाद में अधिक होगा। फिर पानी का संतृप्त दाब वाष्प दाब व सतह के वाष्प दाब के बराबर है तो पानी उबलता है। ये क्या है, पानी कब उबलेगा इसके बारे में पूछा है कि पानी उबलता है जब पानी का संतृप्त वाष्प दाब सतह के बाह्य वाष्प दाब के बराबर है।
यानी पानी का जो संतृप्त वाष्प दाब, पानी के अंदर का जो वाष्प दाब है वो और सतह का वाष्प दाब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, आगे आता है पर्वतों या अधिक ऊंचाई पर पानी कम ताप पर उबलता है। पर्वतों क्या है, पर्वतों या अधिक ऊंचाई पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या हो जाता है, कम, और ऊपर कम हो जाने पर क्या होगा, जो वो वायुमंडलीय दाब कम हो जाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ऊंचाई ज़्यादा होगी तो कम ताप पर पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। तो जो आगे अपनी बात आती है प्रेशर कुकर के बारे में, कि प्रेशर कुकर में जब दाब में वृद्धि होगी तो पानी के क्वथनांक में क्या होगी, वो भी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। दाब में वृद्धि होगी तो पानी के क्वथनांक में वृद्धि होगी। अतः खाना क्या होता है, शीघ्र शीघ्र बन जाता है, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होगी तो जो खाना होगा वो शीघ्र बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में जब अपन खाने को बनाते हैं तो जल्दी क्यों पकता है, उसका यही कारण है कि पानी के क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे का जो बात आती है वो ये आती है बस कि आप एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तो आप लीजिए जल लीजिए, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लीजिए जो भाप लीजिए जल की। तो कौन सी अधिक जलन उत्पन्न करेगी, भाप करेगी। भाप क्यों करेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है गुप्त ऊष्मा होती है, और वो गुप्त ऊष्मा 580 कैलोरी तक की होती है। तो इसमें जो भाप होगी वो अत्यधिक जलन उत्पन्न करेगी। तो इसमें क्या लिखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली भाप अत्यधिक जलन उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। अब आ गया था पानी में मिलावट करने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ता है। एक तो आप पानी को गर्म करो और एक आप उसको ओनली किसी खाने को गर्म करो, तो अगर जो क्वथनांक होगा वो जो पानी है उसमें यदि आप मिलावट कर दोगे उसका होता है। अब एक आगे जो दो चीज़ें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपको कंफ्यूज भी होता होगा, तो इसके बारे में बता दूं कि पानी का गलनांक होता है वो तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रख लीजिए, पानी का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री इस भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बतानी है आपको। हाँ, तो आगे आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो आपको ऊष्मा का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इनके बारे में आपको पूरी चीज़ें बता दूं कि आपको क्या करना है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है जो बर्फ़ है वो, और इसका जो ग्राम है वो 1 ग्राम है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके प्रोसेस बता दूं मैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ़ है, बर्फ़ को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, और लिक्विड को अपन एल से करेंगे, और भाप को अपन वी से करेंगे। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ कि आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को अपन 0 डिग्री के लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड को अपन लिक्विड में करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड को अपन अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री के भाप में, तो वो होगी चौथी मतलब तीसरी प्रोसेस 100 डिग्री की वेपर में। तो इसको अपन अगर अलग अलग तरीके से देखें तो इसमें मैंने क्या बताया आपको वो देखिए आप। पहले तो अपन ने क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को अपन ने 0 डिग्री के लिक्विड में किया, 0 डिग्री के लिक्विड को अपन ने 100 डिग्री के लिक्विड में किया, और 100 डिग्री के लिक्विड को अपन ने 100 डिग्री के वेपर में किया। इसको मैं हिंदी में बताऊँ आपको कि 0 डिग्री की बर्फ़ को अपन ने 0 डिग्री के पानी में किया, 0 डिग्री पानी के को अपन ने किस में किया, 100 डिग्री की पानी में किया, और 100 डिग्री के पानी को अपन ने किस में किया, 100 डिग्री के भाप में किया। सॉरी, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ILL V 0 0 100 और 100, ये तीन प्रोसेस हो गई। तो इन तीनों जो प्रोसेस हैं उनमें यहाँ पे होगा Q1, यहाँ पे होगा Q2 एंड यहाँ पे होगा Q3, कि जो बर्फ़ को पहले जल में परिवर्तित करने के लिए, फिर जल को जल में ही रखने के लिए, और वेपर को भाप में ही रखने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री पर जल और बर्फ़ दोनों स्थायी हैं, और 100 डिग्री पर जल और भाप दोनों स्थायी होती हैं। तो ये बात है इसमें इम्पोर्टेंट। तो अपन अगर इनमें Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो Q1 क्या होगा, Q1 मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को अपन चेंज करेंगे 0 डिग्री के
लिक्विड में। तो इसके लिए क्या होगा, गुप्त उष्मा काम में आएगी। गुप्त उष्मा का फॉर्मूला मैंने बताया था ml होता है, और m की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, और l होता है बर्फ़ के लिए होता है 80, याद कर लीजिए 80 होता है l बर्फ़ के लिए। तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो Q1 कितना आ गया 80 आ गया। Q2 है, Q2 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो Q2 है वो है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लिक्विड है उसको अपन चेंज करेंगे किस में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड को अपन चेंज करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में। तो इसके लिए क्या होगा, MSDT वाला फॉर्मूला लगेगा। M कितना है 1, S कितना है, S होता है पानी के लिए 1 और DT कितना है 100, तो वो आ जाएगा 100। फिर Q3 की बात करें अपन, तो Q3 क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड को अपन चेंज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ही वेपर में, भाप में। तो इसके लिए क्या होगा, वही गुप्त उष्मा काम में आएगी। तो M इंटू एल, M कितना है 1, और भाप के लिए जो गैस होता है उसके लिए जो गुप्त उष्मा होती है 540। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, गुप्त उष्मा दो बताई थी। एक तो जो गलन की गुप्त उष्मा, मतलब ठोस को आप द्रव में चेंज करोगे तो उसकी गुप्त उष्मा होती है वो तो होती है 80, और जब आप जो द्रव को अगर आप गैस में करोगे, मतलब वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलते हैं जिसको वो होती है 540। तो अपन अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 740 कैलोरी आ जाएगा आंसर। आगे आता है, यदि किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इसके आयतन में क्या होती है वृद्धि, और घनत्व में क्या होती है कमी। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी वस्तु उसको अगर आपने गर्म कर दिया तो उसके पहले यदि कण इस प्रकार से थे किसी पात्र में एक जगह थे, अब वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो आयतन इसका क्या हो गया ज़्यादा हो गया, और आयतन ज़्यादा हो गया तो घनत्व क्या हो गया कम हो गया, डायरेक्ट सी बात है। अब आगे आता है जो फ्लोट होता है FLOT, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मागति का प्रथम नियम होता है, वो क्या होता है, वो उसमें जो वो आपको पता ही होगा dq इक्वल टू du प्लस क्या होता है dw होता है, और वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपन अगर पढ़े अगर आप आगे, तो ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या होती है कि किसी पदार्थ के किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो अपन बोल रहे हैं, अपन क्या बोलते हैं, dq इक्वल टू, dq लिख दूँ मैं, dq इक्वल टू MSDT। तो अपने S को इसमें मेंशन करना है। तो किसी पदार्थ के किसी द्रव्यमान का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, और M उसका द्रव्यमान, तो उस पदार्थ की क्या है जो ऊष्माधारिता कहलाती है, कौन जो ऊष्मा होती है, तो dq ही क्या हो जाएगा ऊष्मा हो जाएगा, ऊष्माधारिता। तो S की वैल्यू आ गई। आगे अपन पढ़ते हैं कि कर्षणिका द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा होती है, वो होती है जो टेम्परेचर होती है उसकी चतुर्थ घात के समानुपाती। किसी बर्तन में रखा पानी आग पर रखने से गर्म किस कारण से होता है, संवहन के कारण से होता है, क्योंकि नीचे आग होती है वो संवहन के कारण उसको गर्म करती है। आगे अपन अगर बात पढ़े तो वस्तु तथा वातावरण के तापमान बराबर हो जाए तो उसमें क्या नहीं होगा, समान मात्रा में विकिरणों का आदान प्रदान होगा। तो कोई वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, यदि उनका तापमान बराबर हो गया, या फिर अपन ये कहें कि एक वस्तु का जो सराउंडिंग है वातावरण के ताप के बराबर हो गए वस्तु का तापमान, तो जितनी जो विकिरणें हैं ये छोड़ेगा उतनी ये ग्रहण कर लेगा। ये नहीं कि विकिरणों का आदान प्रदान ही नहीं होगा, विकिरणों का आदान प्रदान होगा, लेकिन जितनी मतलब आदान प्रदान होगा वो समान मात्रा में होगा, जितनी विकिरणें छोड़ेगा उतनी ये ले लेगा। तो ये छोटी सी बात है, आपको कंफ्यूज कर देती हैं ऐसी चीज़ें। अब आगे आता है किसी वस्तु की उसमें ऊर्जा व उस वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की उसमें ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है। तो प्रत्येक अणु की जो टोटल ऊर्जा होती है वो मिलाकर उसकी क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा बना लेते हैं। आगे आता है मोटर के इंजनों को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा मैंने कितनी बताई 1, बर्फ़ की होती है 1/2, जो S की वैल्यू होती है वो S इसकी होती है 1, और बर्फ़ की होती है 1/2। तो जब भी आप मतलब मोटर इंजन गर्म हो जाते हैं तो पानी का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है अधिकतम। तो आगे आता है रुद्धोष्म प्रकरण में निकाय की एंट्रोपी नियत रहती है।
आगे आता है अपना विन का विस्थापन नियम बोलते हैं अपन इसको। इसमें क्या होता है, जो लेमडा लेमडा एम होता है वो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन बोलें कि विन के विस्थापन नियम का आपको इसमें कर्व मैंने बना के नहीं बताया, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इसमें इस प्रकार से होता है, इसका विस्थापन का जो कर्व का जो नियम है, इसमें लेमडा यहाँ पे आता है, टेम्परेचर यहाँ पे आता है, इस प्रकार से होता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते कम करते जाएंगे तो वो इस प्रकार से शिफ्ट करता जाएगा, हाँ ना। आगे आता है 200 कैलोरी उसमें उत्पन्न करने के लिए कार्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आप सोच नहीं पाते हैं। सोचना क्या है, W बराबर JH कर देना है। J क्या होता है, जूल, जो 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 जूल वो गुणांक होता है कैलोरी वाला, कि जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए वो, इनटू जो H जो आपको हीट दी गई है उसको, तो 200। तो आपको क्या करना है, W बराबर JH फॉर्मूला लगा देना है, J की जगह 4.2 लिख देना, H दी हुई होगी 200, तो वो आंसर आ जाएगा आपका। अब बता, उष्मा तथा कार्य परस्पर परिवर्तनशील है, इसकी व्याख्या कौन करता है, उष्मागति का द्वितीय सिद्धांत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि उष्मा तथा कार्य परिवर्तनशील है, इस सिद्धांत की व्याख्या कौन सा करता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर जीरोथ लो, कोई सा भी, या फिर इनमें से कोई नहीं आ जाए। तो आपको जो द्वितीय नियम है वो इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हैं अपन इसको। आ गया था, यदि किसी यौगिक को क्रांतिक ताप से अधिक ताप पे गर्म कर दोगे आप, तो वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो हाँ कि भाई आप सीधी सी बात है, तो कि क्रांतिक ताप से अधिक तापमान पर गर्म कर दोगे तो ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा। अब जो मैंने CP और CV में संबंध बताया था उसका एक पार्ट आ गया, CP बटा CV बराबर गामा होता है। और गामा क्या बोलते हैं, गामा होता है वो उसकी रुद्धोष्मता को करता है कि यह प्रक्रम कौन सा रुद्धोष्म है, या फिर समायतनी का है, समतापीय है, कौन सा है। तो इसमें CP बराबर क्या होता है और CV बराबर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो CP बराबर मैं आपको बता दूं, F/2 + 1 × R होता है, और CV होता है वो होता है F/2 × R। इसी लेक्चर की शुरुआत में मैंने CP और CV बताया था कि CP तो होता है निश्चित आयतन पर विशिष्ट उष्माधारिता, और नहीं सॉरी, CP होता है निश्चित दाब पर, QP आ जाता है वो प्रेशर को डिनोट करता है, और CV होता है वो निश्चित आयतन पर विशिष्ट उष्माधारिता। तो CP और CV के फॉर्मूला इस प्रकार से होते हैं, CP बराबर F/2 + 1 × R एंड CV = F/2 R। तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना, फिर दूसरा फॉर्मूला तो आपको क्या हो जाएगा, आप CV याद कर लो, फिर आपको पता है मेयर्स लॉ जो मैंने बताया था, जो क्या होता है कि CP - CV बराबर R। तो अगर आपने CV याद कर लिया, वो कर दिया आपने F/2 × R, तो बराबर R, तो F/2 + 1 × R हो जाएगा CP का मान। इसमें अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो CP और CV की वैल्यू इस प्रकार से होते हैं। अब आपको हो गया F क्या होता है, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, जो अलग अलग होती है। एक परमाणु गैस होती है उसके लिए होती है 3 द्विपरमाणु जैसे O2 इनके लिए होती है 5, और त्रिपरमाणु के लिए होती है 6। ओके, तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, फिर कोई भी आपको अलग चीज़ चाहिए इसके रिलेटेड, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी या फिर ईमेल आईडी उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो होगा जो अपना वो इसी पे बेस्ड होगा, और क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार है ना। थैंक यू।